नमस्कार। आज की कहानी है संघर्ष की कहानी। अनुजा अपने परिवार में अपनी सास के साथ रहती थी। अनुजा नौकरी करती थी और उसकी सास घर संभालती थी। वह मेवा पाक की बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। अनुजा का अभी बर्फ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा था। वह बर्फ़ी खाने के लिए रसोई में गई। डिब्बा देखा तो चौंक गई। ये क्या, डिब्बे में 2 मेवा बर्फ़ी रखी थी, दोनों ही खत्म हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखी थी। अनुजा गुस्सा कर रही थी। रसोई से बाहर निकली तो देखा उसकी सास के कमरे की लाइट जल रही थी। वो धीरे से कमरे में पहुंची और उनके हाथ में एक बर्फ़ी देखकर उसके होश उड़ गए। वो तुरंत नीरज को बुलाकर लाई और नीरज ने बिना सोचे समझे कह दिया, माँ, आपको शर्म नहीं आती रसोई से चीज़ें चुरा कर खाने में। ये सुनते ही मीना जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उन्हें अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उनका अपना बेटा नीरज उन्हें ये सब कह सकता है। तभी मीना जी के पीछे से उनकी 3 वर्षीय पोती प्रिया निकली। दादी, एक और बर्फ़ी खिलाओ ना। दादी, कहानी सुनाओ ना। मीना जी ने अपने हाथों में रखी बर्फ़ी उसे खिला दी और प्रिया हंसती हुई कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर नीरज और अनुजा की आंखें शर्म से झुक गईं। तुम दोनों ने आज मुझे चोर भी करार दिया। प्रिया ने खाना नहीं खाया था तो मैंने सोचा उसे कहानी भी सुना दूंगी और साथ में बर्फ़ी भी खिला दूंगी। बच्ची का पेट भर जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ही चोर समझ लिया जाएगा। क्या बेटे के घर पर माँ का कोई अधिकार नहीं होता है? मैंने अपने हाथों से बर्फ़ी ले ली तो मुझे ये उपाधि मिली है। मैं खुद अपने हाथों से बनाई हुई बर्फ़ी चोर कर खाऊंगी। तुम दोनों ने तो मुझे बिना हाथ उठाए गाल पर तमाचा दे मारा है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। और मीना जी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज तक वो अपमान के घूंट पीती रही थी, पर आज चोर बताकर बहू बेटे ने उनका गुरूर ही तोड़ दिया। उनके आत्मसम्मान की धज्जियां ही उड़ा दी। उनसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। वो पहले ही अनुजा के सवालों से बहुत परेशान रहती थी, पर आज तो उनके अपने बेटे ने हद कर दी थी। वो बेटा जिसे पालने के लिए उन्होंने उम्र भर तपस्या की थी, जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखा, सारी उम्र अकेले बिता दी, आज वो ही बेटा उन्हें चोर बता रहा है। मीना जी और मुकेश का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। शादी के कुछ महीने ही बीते थे कि उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं। ससुराल वालों ने उनका जरा भी ध्यान नहीं रखा। उन्हें 9वां महीना लगा था कि एक दिन किसी अजनबी का फ़ोन आया और उसके कहा कि जिस लड़की से तुमने अपने बेटे की शादी की है वो मांगलिक है। तुमसे ये बात छुपाकर शादी की गई है। अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत मीना से हर रिश्ता खत्म कर दो। ये बात सुनते ही ससुराल में कोहराम मच गया। सास ससुर उन्हें ताने देने लगे और मायके फ़ोन कर दिया कि अपने झूठ बोलकर शादी की है, हम आपकी बेटी को नहीं रख सकते। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं, तलाक के पेपर मिल जाएंगे और हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। मीना जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मायके में उन्होंने अपनी पहली संतान नीरज को जन्म दिया। थोड़े समय बाद वो अपने भाई भाभी की नज़रों में खटकने लगी। उन्होंने काम ढूंढने की शुरुआत की और एक कपड़े की फैक्ट्री में उन्हें काम मिल गया। नीरज को वहीं ले जाकर बिठा देती और अपना काम करती रहती। फैक्ट्री में अच्छा काम करने के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलने लगे। नीरज भी अब स्कूल जाने लगा था और अब उन्होंने मायके के पास में ही अलग से कमरा ले लिया था। तभी जन्माष्टमी का पर्व आया। मीना जी ने मेवा पाक की बर्फ़ी का प्रसाद बनाया और फैक्ट्री में भी सबको खिलाया। सभी को वह मेवे की बर्फ़ी बहुत पसंद आई और लोग उनसे ऑर्डर पर भी बर्फ़ी बनवाने लगे। काम करने के अलावा वो बर्फ़ी बनाकर भी बेचा करती थी। अब नीरज बड़ा हो रहा था
तो खर्चे भी बढ़ ही रहे थे। नीरज को भी मेवा बर्फी बहुत पसंद थी। मीना जब भी ऑर्डर पर बनाती थी तो पहली बर्फी अपने बेटे को खिलाती थी। इसी तरह नीरज बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। अब उसने एक घर ले लिया था और वहीं पर अपनी माँ के साथ में रहने लगा। माँ के आशीर्वाद से वो तरक्की कर रहा था। सालों से काम कर रही मीना जी भी थकने लगी थीं और उन्होंने भी आराम करना शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी अब नीरज ने संभाल ली थी। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा कि अब ये घर काटने को दौड़ता है, एक बहू तो ले आ, ताकि मैं घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकूं। नीरज ने अपने साथ काम करने वाली अनुजा से शादी की इच्छा जताई। दोनों की शादी हो गई। दोनों ही सुबह नौकरी पर चले जाते थे और रात तक आते थे। जब शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी तो अनुजा जी को मीना जी का घर पर रहना अखरने लगता था। उसे लगता था कि ये सास 24 घंटे घर में ही रहती थी, हमें तो जरा भी आज़ादी नहीं मिलती है। हमेशा यह एहसास रहता है कि घर में कोई है। इस वजह से वो अपनी इच्छानुसार रह नहीं पाती थी। हाँ यार, मैं तो अपनी सास से दुखी हो गई हूँ। जौं की तरह घर से चिपक गई है, कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती है। हमें भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। उसकी सहेली से जब से उसकी बात हुई थी, वो मीना जी को परेशान करने में लगी हुई थी। रोज़ किसी न किसी तरह से उन्हें दुख पहुँचाती थी ताकि वो घर छोड़कर चली जाएं। मीना जी सब सहन करती थीं, क्योंकि अपने बेटे नीरज के अलावा उनका दुनिया में कोई और नहीं था। एक दिन मीना जी रसोई में खाना बना रही थी तो अनुजा रसोई में आई और कहने लगी, मम्मी जी रोटियों पर जरा घी सोच समझ कर लगाइए, क्योंकि घी के भाव बढ़ गए हैं। माना हम दोनों ही कमाते हैं, पर फिर भी घर तो देखकर ही चलाना पड़ता है। खर्चे भी बढ़ गए हैं और महंगाई भी बढ़ ही रही है। मीना जी के हाथ रुक गए, क्योंकि उनसे अब मुलायम रोटी ही चबाई जाती थी, इसीलिए वो घी ज़्यादा लगाती थी। दांत जो हिलने लगे थे। उस दिन के बाद अनुजा अपने हिसाब से थोड़ा सा घी निकाल जाती थी और बाकी का घी अलमारी में बंद करके रख जाती थी। अनुजा की हरकतों के बारे में उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी तरह का कोई तनाव हो, क्योंकि अनुजा गर्भवती थी और उसे तनाव मुक्त रखना चाहिए। इसीलिए वो जिसमें खुश रहे वो वैसा ही करती थी। रविवार के दिन अनुजा उठी और उसकी चाय पीने की इच्छा हुई तो उसने देखा कि उसकी सास दूध में पानी मिला रही है। ये देखकर वो तुरंत बोली, मम्मी जी आप दूध में पानी मिलाकर मुझे देती हैं। आपको पता है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे लिए दूध पीना जरूरी है, पानी नहीं। बहू कुछ भी बिना सोचे बोल जाती हो। मैं दूध में पानी मिला रही हूँ क्योंकि ये दूध मुझे पीना है। तुमने जब से डेयरी से फुल क्रीम दूध मंगवाना शुरू किया है, मुझे इतना गाढ़ा दूध बचता नहीं है। तुम्हारे लिए दूध अलग भगोनी में रखा हुआ है। अनुजा आगे कुछ नहीं बोली। आज मीना जी को बहुत ही बुरा लगा था, पर वो चुप रही, क्योंकि अनुजा को तनाव नहीं देना चाहती थी। 9वें महीने अनुजा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और घर में अब सभी उसकी देखभाल में व्यस्त हो गए। प्रिया के जन्म के बाद अनुजा मैटरनिटी लीव पर 6 महीने घर पर ही रही। बच्ची की देखभाल में मीना जी ने भी बराबर लगी रहती थी और अनुजा को पूरा आराम देने की कोशिश करती थी। उन्होंने अनुजा के लिए डिलीवरी में खिलाने के लिए भी मेवा बर्फी और हरीरा बनाया था, पर अनुजा ने उन्हें खाने से इनकार कर दिया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इन सबको नहीं मानती कि घी खाने से ही ताकत आती है। हेल्दी खाना ज़्यादा बेहतर है। इतना घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। और अनुजा को अपने फिगर की भी चिंता होने लगी थी। उसने खाना भी कम कर दिया और प्रिया को दूध पिलाना भी बंद कर दिया। मीना जी ने बहुत समझाया कि ये बच्ची और तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर वो तब भी नहीं मानी। नीरज को इस बारे में सब पता लगने लगा था।
क्योंकि अनुजा रोज ऑफिस से आते ही शिकायत करती थी। पर मीना जी अपनी बहू के लिए एक शब्द भी नहीं कहती थी। धीरे धीरे नीरज को भी अपनी माँ की ही गलतियाँ नजर आने लगी थी। वो भी उनसे उखड़ा हुआ सा रहने लगा था और अनुजा के कहे कहे चलने लगा था। प्रिया अब स्कूल जाने लगी थी, पर वो ज्यादातर अपनी दादी के ही पास में रहती थी। अनुजा और नीरज को नौकरी से समय मिलता था तो वो दोनों मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। अब प्रिया दादी से ही सब चीजें मांगने लगी थी। दादी, मुझे भी मिठाई खानी है। टीवी पर देखकर प्रिया का मन मचल गया। मीना जी तरह तरह की बर्फी बनाने में माहिर तो थीं। उन्होंने जल्दी ही पोती के लिए बर्फी बना दी। अनुजा शाम को आई तो उन्होंने उससे घी मांगा, पर मैं घी तो सुबह ही निकाल कर गई थी। हाँ बहू, वो सारा घी मैंने बर्फी बनाने में काम ले लिया। प्रिया का बड़ा मन था। इतने से घी में 4-5 बर्फी तो बन ही गई थी। आपने बर्फी बना ली और मुझसे पूछा तक नहीं। कम से कम एक बार फोन करके तो पूछ लेती। अनुजा की बात सुनकर मीना जी का चेहरा उतर गया। वो रात का खाना बनाकर अपने कमरे में आ गईं। प्रिया भी उनके पास ही खेल रही थी। उसने फिर से मिठाई खाने की इच्छा जताई तो वो बची हुई दोनों बर्फी लेकर आ गईं। वो बर्फी प्रिया को खिला रही थी और वो उनके पीछे पीछे छुप रही थी। इसे देखकर अनुजा को लगा कि उसकी सास बर्फी चुराकर खा रही हैं। उसने गुस्से में नीरज को बताया और नीरज ने मीना जी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अगले दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और उन्हें जाते देखकर नीरज बोला, माँ, कहाँ जा रही हो? बेटा, तुम सबसे दूर रहने जा रही हूँ, क्योंकि अब इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगने के बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। इज्जत से जीना चाहती हूँ। जिस बेटे को अपना पेट काट कर खिलाया, अपने खून से सींचा, उसी ने बिना सोचे समझे मुझको चोर कह दिया। क्या ये घर मेरा नहीं था? ये तो मैं बर्फी प्रिया को खिला रही थी। अगर मेरा मन भी करता और मैं लेकर खा लेती तो क्या मैं चोर हो गई? अपने घर में कुछ लेकर बड़े बुजुर्ग अब खा भी नहीं सकते हैं। वैसे भी जो कमाता है घर भी उसी का होता है। अनुजा कमा रही है, तू कमा रहा है और मैं घर पर रहती हूँ, इसीलिए अब ये घर मेरा नहीं है। मैं सालों से घर संभाल रही हूँ और अनुजा तो अभी आई है। तूने उसकी बात पर विश्वास किया और अपनी माँ को ही झूठा साबित कर दिया। पहले मुझे मायके वालों ने निकाला, फिर पति ने छोड़ दिया और अब बेटा भी घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। तो मैं उससे पहले ही कहीं पर चली जाती हूँ और जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगी। अनुजा तो यही चाहती थी। हाँ, चली जाओ, पर रहोगी कहाँ? मुफ्त में यहाँ खाना मिल रहा है, बाहर कोई भी नहीं खिलाएगा। बहू, इस भ्रम में मत रहना। सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही नहीं कमाता है। जिसके पास हुनर हो वो भी इस दुनिया में कमाकर खा सकता है। और मीना जी घर से चली गईं। कुछ महीनों बाद नीरज अखबार पढ़ता है तो माँ की फोटो देखकर हैरान रह जाता है। माँ बर्फी बनाकर बेचती थी और आज उनकी बर्फियों की मांग बहुत बढ़ गई है। शहर में और बाहर भी उनके हाथों से बनाई बर्फी बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं और वो बहुत कमा भी रही हैं। उन्होंने किस तरह संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची, उसकी कहानी भी लिखी थी। बेटे बहू का घर छोड़ने के बाद मैं शहर के ही कई हलवाई की दुकानों पर गई, पर सबके यहाँ पर काम करने वाले थे और मुझे रखने का खर्चा अलग से था, तो सबने मना कर दिया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी सोने की चूड़ियाँ और कान के कुंडल बेचकर एक कमरा किराए पर लिया और उन्हीं में से बचे पैसों से बर्फी बनानी शुरू की। कुछ ही महीनों में बर्फियों के ऑर्डर आने लगे और इतने अधिक आने लगे कि मैंने दुकान ली और उस पर केवल महिलाओं को रखा जो घर बैठे बेटे बहू के ताने सुन रही थीं। उन महिलाओं में भी जीने का हौसला बढ़ गया है। आज मेरे द्वारा बनाई गई तरह तरह की बर्फी
विदेशों तक जाती हैं और अच्छी कमाई भी हो रही है। मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरे मरने के बाद गरीब लाचार महिलाओं में दान दे दिया जाएगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। दोनों नीचे लिखे पते पर गए तो देखा 8-10 महिलाएं लगी हुई थीं और मीना जी कुर्सी पर बैठकर हिदायत दे रही हैं। अपने बेटे बहू को बर्फी देते हुए बोली, बर्फी खाओ, चोरी की नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई की है। तुम मेरे धन के लालच में आए हो, पर तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मीना जी के यहाँ से नीरज और अनुजा चले गए। उनकी पोती जब भी उनसे मिलने आती थी तो वो उसे बर्फी जरूर खिलाती थी और उसके साथ भी रखती थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।